फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज में पार्ट 4 विद प्रीवियस क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स। देखिए डियर फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट का क्विक रिवीजन का पार्ट 4 ये है। आज हम समझेंगे कि हरियाणा जुडिशरी में इंडियन एविडेंस एक्ट के जो क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। देखिए 100% तो कोई बता नहीं सकता, अगर ऐसा होता तो पता नहीं सबको जज बना देते, लेकिन आपको रास्ता दिखाया जा सकता है क्विक रिवीजन से। ज़्यादा समय नहीं आपके पास, 13 नवंबर आ गया है, मेहनत ज़्यादा करनी होगी आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट के पहले 3 पार्ट आप ज़रूर देख लें, जहाँ पे सेक्शन 1 to सेक्शन 100 तक का रिवीजन है। आज के पार्ट 4 में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ ये आपका पार्ट 3 है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इस पार्ट 3 के अंदर चैप्टर 8 बात करता है, चैप्टर 7 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ की, 101 से 114A तक। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है प्रिजम्पशंस के बारे में बात करता है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा इसकी बात करता है। आपका 115 to 117 ये चैप्टर 8 है, ये बात करेगा आपका इस्टॉपेल के बारे में। यहीं पे चैप्टर 9 जो बात करने वाला है विटनेस के बारे में। देन चैप्टर 10 एग्जामिनेशन विटनेस 118 से 134 और ये 135 से 166। लास्ट आपका चैप्टर 11 जो कि एक ही सेक्शन है 167। कल तक हमने समझा था पार्ट 2 को, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को। वहाँ पे जो लास्ट में हमने अपना देखिए, कल एक चीज़ हमसे मिस रह गई थी, मिस हो गया था, वो एक्चुअली एडिटिंग में ऐड नहीं हो पाई वो बात। विल जो होती है, विल की बात हमने कहाँ की थी? सेक्शन 68 में। सेक्शन 68 का एक प्रोवाइजो है, वो कहता है कि अटेस्टिंग विटनेस के लिए आपको 1 विटनेस बुलाना है तो उसकी ज़रूरत नहीं है अगर वो डॉक्यूमेंट आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। कैसे? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट से, 1908 का ये एक्ट है। अगर रजिस्ट्रेशन, लेकिन एक्सेप्ट विल, वहाँ एक वर्ड लिखा है एक्सेप्ट विल। तो 68 सेम आपका 100 में भी कहता है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट में, ठीक है, विल की कंस्ट्रक्शन पे कोई चीज़ लागू नहीं होती है। कहाँ नहीं लागू होती है? एम्बिग्यूटी वाली बात कंस्ट्रक्शन ऑफ विल पे लागू नहीं होगी। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। आज पार्ट 3 की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे क्या है, आपने एविडेंस दे दिया। एक बार बेयर एक्ट से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ताकि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट हमारे माइंड में फिर से रिफ्रेश हो जाए। अभी बर्डन ऑफ प्रूफ से पहले हम एक बार इंडियन एविडेंस एक्ट की पूरी स्ट्रक्चर को समझते हैं। अभी तक आपने समझा कि एविडेंस रिलीवेंट कैसे होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो आप कैसे उसको रिलायबल बनाएंगे। 2 तरह के मुकदमे आपके कोर्ट में चलते हैं, जिसको एक बोलते हैं आप सिविल केस एंड अदर वन इज क्रिमिनल केस। इनमें दोनों में ही जो सिविल केस में होगा उसे हम क्या कहेंगे? कॉज ऑफ एक्शन। और क्रिमिनल केस में आपके चार्जेज होते हैं, एक्यूजेशन होता है। तो ये सारी बातें क्या हैं आपकी? ये आपके फैक्ट इन इशू है। फैक्ट इन इशू, सिविल केस में कॉज ऑफ एक्शन और क्रिमिनल केस में चार्जेस। और इनके साथ में बहुत सारे रिलीवेंट फैक्ट भी हैं। अब रिलीवेंसी तो आपने प्रूव कर दी कहाँ? 5 to 6 to 55। 5 तो देने की बात कह रहा है। अभी जो चीज़ होगी कि भी फैक्ट इन इशू है, रिलीवेंट फैक्ट है, देन रिक्वायरमेंट इज दैट दैट फैक्ट नीड टू प्रूव। फैक्ट नीड टू प्रूव। आपको कुछ फैक्ट्स होंगे जो प्रूव करने होंगे, बट देर आर आल्सो सम फैक्ट्स विच नीड नॉट टू प्रूव। नीड नॉट टू प्रूव। नीड नॉट टू प्रूव में क्या आ गया? सेक्शन 57 जुडिशियली नोटिसेबल, सेक्शन 58 एडमिटेड फैक्ट्स। तो इस तरह 58 आपका सीपी जो प्लीडिंग में आपने एडमिट कर लिया।
अब फैक्ट नीड टू प्रूव में क्या हुआ, ऐसे फैक्ट्स के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, यू नीड टू गिव एविडेंस। अब एविडेंस आप कैसा देंगे, आइदर यू गिव ओरल एविडेंस और यू गिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। या तो मैं ओरल दूंगा और 59 कहता है कि ओरल देना है तो विटनेस आएगा और डायरेक्ट होना चाहिए, नो हेयर से एविडेंस, दो सेक्शन काम करते हैं। डॉक्यूमेंट्री आएगा तो 61 से लेकर के अराउंड 100 तक सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गई, लेट इट बी प्राइमरी सेकेंडरी जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब ओरल में क्या है, कौन आना है विटनेस को। विटनेस कहाँ बताया गया, 118 to 134 चैप्टर 9 यही होंगे। अब विटनेस आएंगे तो उनका क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन, क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। ये आपका आ गया 135 to 166। आपने एविडेंस दिया, ओरल था तो विटनेस कौन बन सकता है, उसका एग्जामिनेशन कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसे प्रूव किया जाए, सिग्नेचर हैंड राइटिंग कैसे प्रूव होगी, जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे प्रूव होगा। लेकिन यहीं पे कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपकी कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो कोर्ट को भी प्रिज्यूम करनी है। वो कहाँ पे है, सेक्शन 4 में, प्रिजम्पशंस। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हु विल गिव एविडेंस, ये भी तो एक बात है ना। ये तो होगी पूरा, देखिए लगभग सारा एविडेंस कवर हो गया, लेकिन एविडेंस को प्रूव कौन करेगा, तो ये आपका लिए चैप्टर 7 स्पेशली है, 101 से 114A। इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी आपको समझ में आ गई। बर्डन ऑफ प्रूफ है, यहाँ पे दो चीजें। सबसे पहली बात तो आपको समझना होगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है और ऑनस ऑफ प्रूफ क्या होता है, दो चीजें समझिएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ जो पूरे के पूरे केस का होता है और ऑनस ऑफ प्रूफ एविडेंस का होता है। ए ने बी के लिए कुछ एविडेंस दिया, अब उस एविडेंस को प्रूव करना है तो क्या है, ऑनस ऑफ प्रूफ है। एक पार्टी से दूसरी पे ऑलवेज शिफ्ट, हमेशा शिफ्ट होता है, इट नेवर शिफ्ट। बर्डन ऑफ प्रूफ कभी शिफ्ट नहीं होता। सेक्शन 101 बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये एक जनरल रूल है। जो कोई ये चाहता है कि कोर्ट मेरे फेवर में जजमेंट दे दे, उसको ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, बस सिंपल है। 101 सिंपल रूल, और ये कभी शिफ्ट नहीं होता, इट शिफ्ट नेवर। लेकिन आप 102 में आ जाइए, ये आपका एक्चुअल में ऑनस ऑफ प्रूफ है। ये कहता है कि मान लीजिए ए और बी के बीच में मुकदमा चल रहा है, ना इसने एविडेंस दिया ना इसने एविडेंस दिया, ना ये प्रूव कुछ करना चाहता ना ये चाहता है, तो कोर्ट के सामने जो फैक्ट है उसके आधार पे वो फैसला दे देगी, और हो सकता है वो बी के अगेंस्ट में दे दे। तो जो व्यक्ति हार रहा है, जो व्यक्ति कोर्ट में जिसके अगेंस्ट में डिसीजन आ रहा है, अगर कोई भी एविडेंस ना दे उस कंडीशन में, देन बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पार्टी। ए ने बी के ऊपर मुकदमा किया, ऑफ विच बी इज इन पोजेशन एंड विच ए एज असर्ट्स वाज लेफ्ट टू ए बाय द विल ऑफ सी, बी इज फादर। इफ नो एविडेंस वर गिवन ईदर साइड, बी वुड बी एंटाइटल्ड टू रिटेन हिज पोजीशन। तो ए को कैसे पोजीशन मिलेगा, भी केस तो कर दिया, एविडेंस देना पड़ेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ गया, ए पर आ गया। देखिए 101 और 102 दोनों ही सिर्फ एक जनरल रूल की बात करते हैं। 101 आपका बर्डन ऑफ प्रूफ है, 102 ऑनस ऑफ प्रूफ है। 102 नेवर शिफ्ट, 102 ऑलवेज शिफ्ट। ये दो चीजें याद आ गई आपको। अब आता है 103। 103 यहाँ पे क्या कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर फैक्ट। ए ने प्रोसिक्यूट किया बी को फॉर थेफ्ट एंड विश द कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट टू सी। ए ने क्या किया, बी के ऊपर मुकदमा किया जिसने चोरी कर ली। बोला तुम्हें कैसे पता कि बी ने सी को बताया था, जिसने बी ने सी को बताया था सीक्रेसी में। तो ए को वो एडमिशन प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि सेक्शन 29 कन्फेशन प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी।
तो ऐसा एडमिशन जो बी ने सी से किया है उसको प्रूव करना। कौन करेगा? ए करेगा। स्पेशल पर्टिकुलर फैक्ट, एक स्पेशल फैक्ट अगर आपने कहा कि जी ऐसा है, तो जो कहेगा कि जैसा है तो बताओ कैसा है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। 104 कहता है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। किसी एविडेंस को एडमिसिबल करना है। देखिए यहाँ पे यू अंडरस्टैंड इट एज दैट एक फैक्ट दूसरे फैक्ट पर क्या है? डिपेंड करता है। यानी ये फैक्ट 1 है और ये फैक्ट 2 है। आपने कहा कि ये डाइंग डिक्लेरेशन है। क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन है। किसकी? बी की। इस फैक्ट को आप डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल कराना चाहते हैं अंडर सेक्शन 32, रिलेवेंसी बता रहे हैं उसकी 32(1). तो यू हैव टू प्रूव बिफोर डाइंग डिक्लेरेशन दैट बी की डेथ। भाई डेथ को प्रूव करोगे तभी तो डाइंग डिक्लेरेशन होगी। तो यहाँ पे जो डाइंग डिक्लेरेशन दैट डिपेंड ऑन दिस सेकंड फैक्ट। तो फैक्ट 1 के लिए फैक्ट 2 को प्रूव करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि ए सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता है। 63 में आपने सेकेंडरी एविडेंस की कंडीशन पढ़ी। 65 में आपने पढ़ा कि कब वो डॉक्यूमेंट को सेकेंडरी एविडेंस पे कोर्ट में एडमिसिबल करा सकते हो। तो वहाँ आपने कंडीशन पढ़ी थी कि व्हेन ओरिजिनल इज लॉस्ट। तो ये प्रूव करना पड़ेगा तभी जाके कि डॉक्यूमेंट हैज़ बीन लॉस्ट, देन ओनली ही कैन गिव सेकेंडरी एविडेंस। डिपेंडेंसी ऑफ द फैक्ट। 105 को याद रखना है आईपीसी के साथ। आईपीसी में जो 76 से लेकर के 105 तक जितनी भी जनरल एक्सेप्शंस हैं, क्या है? जनरल एक्सेप्शंस हैं। वो सारी की सारी जनरल एक्सेप्शन जो आपकी आती हैं 106, सॉरी कभी कभी सीआरपीसी में इसमें कंफ्यूज हो जाता है मैं। आईपीसी में 76 से 106 जो जनरल एक्सेप्शंस हैं, दोज द पर्सन हु इज टेकिंग द डिफेंस ऑफ दैट जनरल एक्सेप्शन। मैंने कहा कि भाई ये तो 7 साल से छोटा बच्चा है, इसने कोई अपराध नहीं किया। कहाँ? 82 में डॉर्ली इन कैपेक्स बता दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी 81, बड़े को बचाने के लिए छोटा नुकसान कर दिया, जरूरत थी। द पर्सन हु इज टेकिंग डिफेंस द बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाइज ऑन दैट पर्सन। बस वेरी सिंपल। अब 106 पे आ जाइए। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट स्पेशली विद इन द नॉलेज, जो किसी इंडिविजुअल की नॉलेज में है। When the fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving the fact is upon him. ए ने ये एग्जाम्पल बहुत बार इलुस्ट्रेशन पूछा जाता है एमसीक्यू में, बहुत इंपॉर्टेंट और काम का भी है। ए रेलवे में टिकट बिना टिकट के जर्नी करा, टीटी आ गया। अब उसने कहा कि जी मेरे पास तो टिकट था, तो प्रूव करो भाई। हाउ ही विल प्रूव? बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर रहेगा, टीटी पे नहीं। द बेस्ट एग्जाम्पल देखिए 105 आपका किसमें था? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ क्या है? ये लॉ है, ये भी याद रखिएगा। कैसी है? इट इज रिबटेबल नेचर। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हमने कहा था 2 तरह की हैं, सेल्फ प्रिज्यूम, रिबटेबल नेचर, कॉन्क्लूसिव प्रूफ, इररिबटेबल नेचर। 105 प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है और इररिबटेबल नेचर, रिबटेबल नेचर का। अब आ जाइए आप 107 पे। 107 और 108 एक साथ पढ़े जाते हैं। 107 क्या कहता है? अगर 30 सालों तक कोई व्यक्ति जिंदा था या नहीं था, अगर क्वेश्चन है कि क्या वो मैन जिंदा था, तो प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ। देखिएगा यहाँ डेथ पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है। 107 इज द प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, कि वो जिंदा है कि मर गया। तो कोर्ट ये मान लेगा कि भाई वो, अगर कोई दिखाता है कि ही वॉज लाइव विद इन 30 years, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज डेड इज ऑन दी पर्सन हु अफर्म्स इट। कोर्ट ने तो प्रिज्यूम कर लिया। देखिए हमेशा ना जो बर्डन से प्रिजम्पशन जो जब भी आती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है, और जब वो शिफ्ट होता है प्रिजम्पशन आने से, तो प्रिजम्पशन से हमेशा अपोजिट चलती है प्रिजम्पशन इसकी। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? कि वो मर गया। किस पे? जिसने ऐसा कहा। तो प्रिजम्पशन कोर्ट ने तो क्या मान ली कि वो जिंदा है, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ। 108 विद इन 7 years। 10 के 7 है ना यहाँ पे, तो 7 में 7 नहीं आ सकता, लड़ाई हो जाएगी।
इसलिए 7 में 30 और 8 में 7 है। ये आपकी प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है कि विद इन 7 years हु हैज़ नॉट बीन हर्ड बाय एनी पर्सन हु नो हिम, ठीक है, हु वुड नेचुरली हैव हर्ड ऑफ हिम एंड इफ ही हैड बीन अलाइव द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज अलाइव शिफ्टेड टू पर्सन हु अफर्म इट। भाई प्रिजम्पशन आप तो है कोर्ट की कि वो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है कि वो तो मर चुका है, आप कह रहे हो जिंदा, साबित करो। अब जो आता है आपका, देखिए यहाँ पे 30 साल और 7 साल, ऐसा कहीं सेक्शन 90 में एक प्रिजम्पशन आपने ली थी जहाँ पे क्या कहा गया था, कोई डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना हो। 90A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहा गया था 5 साल पुराना हो। तो ईयर्स ओल्ड ये आप कनेक्ट करके सेक्शन 90, 90A, 107, 108 को एक साथ पढ़िए। 109 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप? पार्टनर्स का, प्रिंसिपल एजेंट का, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का। तो बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट दे डू नॉट स्टैंड और हैव सीज्ड टू स्टैंड टू ईच अदर इन दोज रिलेशनशिप रेस्पेक्टिवली इज ऑन द पर्सन हु अफर्म इट। ये रिलेशनशिप के बर्डन की बात करता है। 110 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ऑनरशिप। भाई क्वेश्चन ये है कि whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession. The burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner. भाई जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस तो है, जो रह रहा घर उसी का है, तो लेकिन जो कह रहा है कि घर इसका नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि वो प्रूव करे कि इसका नहीं है। देखिए ये सारी वैसे प्रिजम्पशन ही स्टार्ट हो जाती हैं, सारी की सारी जो हैं प्रिजम्पशन स्टार्ट हो जाती हैं। 110 तक एक बात और नोट कर लीजिए अपने बेयर एक्ट में कि 107, 108, 109 एंड 110, इन सेक्शनों में आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि प्रिजम्पशन से अपोजिट बात करता है और जो प्रूव करेगा उसी पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, यानी कि जो कह रहा है। जैसे कि 108 में है तो लाइव पर्सन इज अलाइव और नॉट, बट प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइव प्रूव करने का है, शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे 108 में भी शिफ्ट हो रहा है, 109 में भी शिफ्ट हो रहा है। नाउ 111 is saying that if there is a question as to good faith or transaction between the parties, one of whom stands to the other in position of active confidence, ये active confidence की बात कर रहा है। एक्टिव कॉन्फिडेंस समझिए आप। द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय अ सन जस्ट कम टू द एज टू अ फादर इज इन क्वेश्चन इन अ सूट ब्रॉट बाय द सन। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजैक्शन इज ऑन फादर। जो उनमें एक्टिव कॉन्फिडेंस में कौन होगा? फादर होगा। अगर गुड फेथ ऑफ अ सेल A client to an attorney is in question the suit brought by the client. क्लाइंट सूट लेकर आ गया तो वह क्या प्रूव करना है? गुड फेथ प्रूव करना है। प्रूफ ऑफ द गुड फेथ देना है आपको, और ये हमेशा जो एक्टिव कॉन्फिडेंस में होगा वो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। नाउ 111A प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। देखिए यहाँ कुछ ऑफेंस बताए गए हैं। Where a person is accused of having committed any area declared to be disturbed area, क्या किया गया? किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया है। Under any enactment for the time being enforced, making provision of suppression of disorder and restoration and maintenance of public order, or any area which there has been over a period more than 1 month extensive disturbance of the public peace. अगर ये दो कंडीशन है एंड इज शोन दैट सच पर्सन हैड बीन एट प्लेस इन सच एट अ टाइम व्हेन फायर आर्म और एक्सप्लोसिव वर यूज्ड एट और फ्रॉम दैट प्लेस टू अटैक टू रजिस्ट मेंबर्स ऑफ एनी आर्म फोर्सेस और फोर्सेस चार्ज्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। कैसे ऑफेंस रेफर हो? 121, 121(8), 122, 123। Criminal conspiracy or attempt to commit or abatement of offense under section 122 and 123। तो उस हालात में क्या बन जाता है? ये बन जाता है
प्रिजम्पशन ऑफ ऑफेंस, क्या बन जाएगा? प्रिजम्पशन ऑफ ऑफेंस। मान लीजिए कहीं पर भी किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया, पब्लिक पीस हुआ पहले से डिस्टर्ब, 1 महीने से ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, आर्म फोर्सेस का कंट्रोल है वहाँ पे, फिर भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा, उसका नाम आता है इन ऑफेंसेस में अगेंस्ट स्टेट, देन इट इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द पर्सन हैड कमिटेड द ऑफेंस। कोर्ट ये मान ले कि उसने ये अपराध किया है। इट इज अ सेल्फ प्रिज्यूम, क्या है ये? सेल्फ प्रिज्यूम है। अब सेल्फ प्रिज्यूम के आगे सेक्शन 112 आ जाता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। कॉन्क्लूसिव प्रूफ। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज, कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, द फैक्ट दैट एनी पर्सन वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज। बस शादी के 280 दिन के अंदर अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे क्या माना जाएगा? लेजिटिमेट माना जाएगा। इट इज अ कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, बट इसका भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? इफ द पार्टीज टू द मैरिज हैड नो एसेस, यहीं से आपका एमसीक्यू बनता है। दिस इज ओनली एक्सेप्शन कि उनके पास कोई एसेस नहीं एक दूसरे की एट द टाइम व्हेन ही वुड हैव बीन बीगॉटन, कि वो एक दूसरे से बीगॉटन हुए हों, तो उस केस में इसकी एक्सेप्शन। अदरवाइज विद इन 280 डेज अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे उसी का बच्चा समझा जाएगा। 113 आल्सो कॉन्क्लूसिव प्रूफ। ये कहता है कि भाई अगर कोई भी टेरिटरी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट been ceded to any native state, prince or ruler, shall be conclusive proof that valid cession of such territory took place at that mentioned in such notification। मैं रियासतों को जो मिलाया गया था कोई प्रूफ नहीं देना, अगर वो है तो मिलाया गया है, दैट इज कॉन्क्लूसिव प्रूफ। 113A ये आपका मे प्रिज्यूम है। कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट ऐसी अवधारणा कर सकेगा, कोर्ट अवधारणा करेगा, तो यहाँ पे क्या है? मे प्रिज्यूम है। कोर्ट मे प्रिज्यूम, लेकिन कुछ कंडीशन बताई गई है यहाँ पे कि अबैटमेंट ऑफ सुसाइड कहाँ पे आता है? 305 और आपका 306 में आता है। कहाँ? आईपीसी में। अगर किसी भी सेक्शन को देखिए 113 को हमेशा आई याद रखें, इट इज ऑलवेज रीड विद 498A IPC because it is cruelty। देखिए यहाँ पे क्या कहता है? क्वेश्चन एज टू अबैटमेंट ऑफ सुसाइड अराइज हुआ विद इन 7 years ऑफ मैरिज। पहली कंडीशन क्या है? विद इन ए पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज, एंड शी इज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी बाई हर हस्बैंड एंड सच रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड। क्रुएलिटी से थी तो 498A आ गया वहाँ पे। ये सारे अगर फैक्टर हैं तो कोर्ट विल प्रिज्यूम, कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट यहाँ पे प्रिज्यूम कर लेगा। क्या प्रिज्यूम कर लेगा? दैट द सुसाइड हैज़ बीन अबैटेड बाई हर हस्बैंड और रिलेटिव, उसे उकसाया गया है फांसी देने के लिए। ये आपका सेक्शन 113 है। 113B प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। यहाँ पे देखिए डाउरी डेथ आ गई आपकी। अब डाउरी डेथ के लिए ये सेल्फ प्रिज्यूम है एंड इट इज ऑलवेज रीड विद 304B ऑफ IPC। ऑफेंस सीरियस हो गया है एंड इट इज सेल्फ प्रिज्यूम। क्या है ये? सेल्फ प्रिज्यूम है। अगर डावरी डेथ है और ये क्रुएलिटी या हरासमेंट थी, किस चीज़ के लिए? डावरी की डिमांड थी। और कब थी अब डावरी की डिमांड? सून बिफोर डेथ। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सून बिफोर डेथ। देन
कोर्ट shall presume कि she was abetted for the suicide. Court shall presume that such person had caused the dowry death. तो उसे dowry death मान लिया जाएगा. It defines the actual conditions for the dowry death. 113B. 114 कोर्ट में presume existence of certain facts. ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है, बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है, अराउंड ए से लेके आई तक की लिस्ट है. अब जैसे इसमें क्या है, कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थिंग. यहाँ पे पहली बात तो याद रखिए कि मे प्रिज्यूम है. अवधारणा कर सकेगा स्टोलन गुड पहला. 114 इसको आपको याद करना होगा, तो बिल्कुल इलस्ट्रेशन है वाइज. कोर्ट यहाँ क्या प्रिज्यूम करेगा, कोर्ट में प्रिज्यूम दैट ए मैन हु इज इन पोजेशन ऑफ स्टोलन गुड्स soon after the theft is either the thief or has received the good knowing them to be stolen unless he can account for his possession. भाई यहाँ सीधी सी बात है कि ये मान लेगा, कोर्ट अवधारणा कर सकेगा कि वो चोरी का ही सामान था. अब बात करते हैं अकम्प्लिस की. अकम्प्लिस कहाँ पढ़ते हैं हम, सेक्शन 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. आईपीसी में आपने अप्रूवर पढ़ा था 306 से 308 तक, वो भी आपका अकम्प्लिस ही होता है. नीरव मोदी केस में देखो, अभी उसकी बहन को अकम्प्लिस बनाया गया था, वेरी रिसेंट. ये एक जर्नल रूल ऑफ प्रिजम्पशन है. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133. तो यहाँ पे सेक्शन 133 प्रिवेल करेगा, ना कि 114 का बी. ये भी ध्यान देना है. सी बात करता है बिल ऑफ एक्सचेंज की. डी बात करता है स्टेट ऑफ थिंग्स की. और ई बात करता है वो जुडिशियल और ऑफिशियल एक्ट. यहाँ पे प्रिजम्पशन है कि जुडिशियल ऑफिशियल एक्ट रेगुलर परफॉर्म होते हैं, ऐसा कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि वो रेगुलरली परफॉर्म किए जा रहे हैं. प्रैक्टिकली कोई नहीं करता, आपकी बात सही है, बट किए जा रहे हैं. द कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैज़ बीन फॉलोड इन पर्टिकुलर केस. ये कह रहा है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहा है. एविडेंस विच वुड बी एंड और इज नॉट प्रोड्यूस्ड वुड ही प्रोड्यूस्ड बी अनफेवरेबल टू द पर्सन हु विल होल्ड इट. जी क्या कह रहा है कि एविडेंस दिया जा सकता था पर दिया नहीं. कैसी कंडीशन बता रहा है कि एविडेंस दिया जा सकता था पर उसने दिया नहीं. एच कह रहा राइट टू रिफ्यूज दी आंसर, और आई कह रहा है आपका ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज. द कोर्ट शैल आल्सो हैव रिगार्ड इन सच फैक्ट एज द फॉलोइंग इनकंसिस्टिंग वेदर, और सच मैक्सिम डू और डू नॉट अप्लाई टू द पर्टिकुलर केस बिफोर इट. अब आ जाइए 114A पर. जो 114A है आपका, ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये भी आपका सेल प्रिज्यूम है. कोर्ट सेल प्रिज्यूम दैट शी डिड नॉट कंसेंट. प्रिजम्पशन फॉर रेप है यहाँ पे. अगर प्रोसिक्यूशन रेप, देखिए जनरली होता क्या है कि प्रोसिक्यूशन पे ही बर्डन ऑफ प्रूफ अदर शिफ्ट नहीं होता. महिला ने कहा कि मेरी कंसेंट नहीं थी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर चला जाता है और ही नीड टू प्रूव की कंसेंट थी. एक केस है, इस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, पूछा जा सकता है. तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978. यहाँ पे एक्यूज को एक्विट कर दिया गया था, क्योंकि देखो विक्टिम ने जब शोर नहीं मचाया, विक्टिम की बॉडी पर कोई विजिबल मार्क नहीं थे, तो कोर्ट ने ये माना था कि विक्टिम की कंसेंट थी. लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि नहीं, 114A उससे पहले था नहीं. ये केस 78 का और 114 जो है आपका, ये डाला गया 1983 में, और 2003 में भी इसको अमेंड किया गया है. 114 ने कहा कि इट मे हैपन दैट वुमेन कैन नॉट मेक नॉइज, शोर नहीं मचा पाती कभी कभी. ये मथुरा कोई जगह का नाम नहीं था, यहाँ पे इसको मथुरा रेप केस कहते हैं. ये मथुरा नाम था एक लड़की का, जिसके साथ ये घटना घटित हुई थी. तो यहाँ तक आपके प्रिजम्पशन और बर्डन ऑफ प्रूफ कवर हो गया है. अब हम स्टॉपेल करेंगे 115 से 117. अभी आप स्टॉपेल को समझिए. देखिए चैप्टर जो 8 है वो स्टॉपेल की बात करता है 115 से 117 तक.
डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपेल है क्या? देखिए, रिस्ट्रिक्शन टू मेक द स्टेटमेंट कंट्रारी टू द अर्लियर स्टेटमेंट और एडमिशन। एक बार आपने कोई बात कह दी तो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। एक बार मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, भाई अपनी नहीं, आपको सबकी सुननी पड़ेगी। अपने कमिटमेंट से आप पीछे नहीं हट सकते, ये आपका एस्टोपेल कहता है। इसके ऊपर डिटेल में चर्चा किसी फिर दिन करेंगे, लेकिन मैं एग्जाम पॉइंट से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, उनको जरूर नोट कर लें। हरियाणा जुडिशरी में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन सेक्शन 115 से था। एमसीक्यू क्वेश्चन था हरियाणा जुडिशियल सर्विस के 2013 में। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया, पूछता क्या है, व्हेन वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट एंड ओमिशन। आप तीन चीजें समझ रहे हैं, ये इन तीनों को हाईलाइट कर लीजिए, बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट एंड ओमिशन। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन सेक्शन 115 while dealing with applying the principle of estoppel। ये तीनों इंग्रेडिएंट यहाँ पे दे दिए गए थे और इनके साथ में लिख दिया था उन्होंने कंडक्ट। रॉन्ग आपको चूज करना था तो कंडक्ट वहाँ पे आंसर था। इट मीन्स क्या है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन, इन तीनों ही चीज़ों से इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेक्शन को समझिए, देखिए किसी भी सेक्शन की लैंग्वेज को समझना जरूरी होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपेल कहती है कि जब कोई भी पर्सन अपनी डिक्लेरेशन से, अपने एक्ट या ओमिशन से इंटेंशनली कॉज करता है या परमिट करता है किसी दूसरे पर्सन को टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ, तो उस कंडीशन में उस पर डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपेल लग जाएगी। क्या हो जाएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपेल तो लग जाएगा। क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपेल? यानी कि किसी भी फर्दर प्रोसीडिंग में या सूट में, प्रोसीडिंग या सूट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सिविल मामलों पे लगता है। ए ने बी को कोई बात भरोसा दिला दी, कैसे दिलाई, अपने डिक्लेरेशन से, अपने एक्ट से, अपने ओमिशन से, अपने डीएमओ से डेमो दिखा दिया कि भाई ये बात सच है और तुम इस पर काम कर सकते हो। बाद में ए और बी के बीच में क्या हुआ, मुकदमा हो गया, तो ए कैन नॉट गो बिहाइंड हिज वर्ड्स, मना नहीं कर सकता कि जो मैंने कहा था वो गलत है। यहाँ पे ही कांट डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग, ये आपकी एस्टोपेल होती है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या पूछ सकता है आपसे जैसे दिल्ली जुडिशरी के क्वेश्चंस को आप जरूर ध्यान से देखा करें। जब भी आप इस टाइप से एमसीक्यू करते हैं तो एक चीज पूछी जाती है कि एस्टोपेल क्या है। एस्टोपेल इज ए रूल ऑफ एविडेंस। एक एक वर्ड को लिख लें, एस्टोपेल इज द रूल ऑफ एविडेंस, ये रूल ऑफ एविडेंस है। सेकंड, एस्टोपेल जो है कहाँ पे लागू होता है? एस्टोपेल, डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपेल अप्लाइज ओनली टू द क्रिमिनल केसेस। नो सॉरी, डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपेल इज अप्लाइड ओनली इन सिविल मैटर्स। क्रिमिनल पे अप्लाई नहीं होता है, फ्लो में निकल जाता है कभी कभी। ओनली सिविल मैटर्स, सिर्फ आपका सिविल मैटर्स पे अप्लाई होता है। अब सेक्शन 116 में देखिए ये क्या बताता है कि एस्टोपेल ऑफ टेनेंट एंड ऑफ लाइसेंसी ऑफ ए पर्सन इन पोजेशन। भाई आप किसी के घर में टेनेंट रह रहे हैं और बाद में आप कहते हैं कि नहीं ये तो मेरे घर का मालिक था ही नहीं जब हम इस घर में रह रहे थे, तो भाई ये ऐसे नहीं बोल सकते आप। यू कांट डिनाई दैट, कोर्ट विल प्रिज्यूम कि वही ऑनर है। अब ये कब है? जब तक कि वो टेनेंसी कंटिन्यू है। इन द कंटिन्यूएंसी ऑफ टेनेंसी कैन डू दैट। ये एस्टोपेल इस पे कब तक रहेगी? जब तक कि वो टेनेंसी में है। टेनेंसी अगर सीज हो जाती है फिर वो ऐसा नहीं कह सकता। 117 बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करता है, बेली और लाइसेंस की बात करता है। आपको किसी ने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, उसके बाद यू कैन नॉट बी परमिटेड टू डिनाई कि ड्रॉवर हैड अथॉरिटी टू ड्रा सच बिल और इंडोर्स इट, कि उसके पास तो अथॉरिटी नहीं थी वो देने की। अरे उसे ले लिया ना तुमने, अब आप मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपेल है। इस पे चर्चा करने के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, लेकिन जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं यहीं से क्वेश्चन आता है और यहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारा ओरल एविडेंस का। हम ओरल एविडेंस चालू किए थे कहाँ से?
सेक्शन 3 से एविडेंस की डेफिनेशन से निकला, फिर 59 और 60 पे आया और यहाँ कहा गया कि डायरेक्ट। अब कौन आके बताएगा ये बात? विटनेस। उसे क्या बोलेंगे? विटनेस। तो पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बन के आता है कि हु कैन बी विटनेस। विटनेस कौन बन सकता है? या पूछ लेगा हु मे नॉट टेस्टिफाई। देखिए सेक्शन 118 क्या है? हु मे नॉट टेस्टिफाई। क्या चाइल्ड विटनेस हो सकता है? क्या लुनाटिक विटनेस हो सकता है? क्या पर्सन हु इज टेम्परेरी ऑफ अनसाउंड माइंड, जो गैप में कभी साउंड होता है कभी अनसाउंड, वो कब से? इसके लिए सिर्फ एक सिंपल सी चीज है, इफ द पर्सन who is going to witness and court puts a question to him and is able to understand those question and give rational answers of those question, चाहे by tender year, extreme old age, disease, whether of body or mind or any other cause of same kind। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस एक्सप्लेनेशन से पूछा जा चुका कई बार, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। लुनाटिक इज नॉट incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the question put to him and giving rational answers to them। ये जरूर ध्यान देना आप यहाँ पे कई तरह की चीजें पढ़ते हैं आप, जैसे कि चांस विटनेस भी पढ़ा जाता है, ठीक है। अब आता है कि क्या किसी को भी, कोई जो चाइल्ड है वो कंपिटेंट विटनेस है कि नहीं है? Child can also be competent witness if he can understand the questions put to him। सेकेंड चीज यहाँ पे क्या कि इडियट पर्सन कैन नॉट बी ए विटनेस। ये याद रखना बस, इडियट को कुछ समझ में नहीं आता इसलिए उसको इडियट बोलते हैं। चाइल्ड, लुनेटिक, डम पर्सन, ऑल दीज कैन बी विटनेस। 118 ये कहता है कि कौन विटनेस बनने लायक है, बस दैट्स इट। दिस इज 118। अब यहाँ पे क्या है कि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल देगा कि टेंडर ईयर्स में, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज ऑफ माइंड और बॉडी, एनी अदर सच केसेस नहीं। आपको बस एक ही बात याद रखनी है, और संतोष रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल चाइल्ड विटनेस का इंपॉर्टेंट केस है। संतोष रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसको नोट कर लेना आप। इसके ऊपर डिटेल में चर्चा फिर कभी करेंगे, बहुत कुछ है इसमें ऐसे करने को। 119 कहता है विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। यहां से एक ही क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन यहां पे बनता है कि क्या डम्ब विटनेस अपना एविडेंस कैसे देगा? डम्ब विटनेस की बात आती है, तो डम्ब विटनेस मैं आपको बता दूं कि 119 में आता है, और वो अपना मैटर किसी भी वे में, आइदर इन राइटिंग और इन साइंस, बाय राइटिंग or by signs, but such writing must be written and sign made in open court। ओपन कोर्ट में होना चाहिए। एविडेंस सो गिवन शैल बी डीम टू बी ओरल एविडेंस, उसे ओरल एविडेंस समझा जाएगा। और इसी को पढ़िएगा आप 63 में जो आप कंडीशंस पढ़ रहे थे। कंडीशन किसकी? ऑफ सेकेंडरी एविडेंस की। कंडीशन नंबर 5 क्या बता रही थी? ओरल कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट के थ्रू ओरल एविडेंस है तो हमने ओरल माना, वहां पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थ्रू ओरल है तो हमने उसको सेकेंडरी एविडेंस माना और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना। अंडरस्टूड? और यहाँ पे प्रोवाइड जो है कि अगर भाई स्पेशल एजुकेटर की वहां पे हेल्प ली जा सकती है। डम्ब विटनेस से इसको याद रखिए, यहाँ लिखा नहीं है बट लिख लीजिएगा कि डम्ब विटनेस जो आपका यहाँ पे है। चाइल्ड विटनेस 118 में है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट 120 इज वेरी सिंपल। ये आपसे किस बारे में बात कर रहा है कि जहां पे डॉक्ट्राइन दैट हस्बैंड एंड वाइफ वर वन पर्सन, ये है, लेकिन इस डॉक्ट्राइन ऑफ वन पर्सन यहां लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ आर द कंपिटेंट विटनेस इन सिविल एज वेल एज इन क्रिमिनल केसेस। वो क्या है? दे आर कंपिटेंट विटनेस, शैल बी ए कंपिटेंट विटनेस, हस्बैंड वाइफ। लेकिन यहाँ एक प्रिविलेज है उनके पास। कहाँ पे? द
कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, ये उनका एक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, जो आप कहाँ से कहाँ पढ़ेंगे, अभी 121 से आगे उन्हीं को पढ़ना है। 122 कहता है, इसको रीड विद 120 कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड और डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन। एक चीज और बता दूं मैं आपको, देखिए ध्यान से समझिएगा, shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom or he has been married, nor shall be permitted। दोनों ही दोनों वर्ड पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ना तो उसे कंपेल किया जाएगा और ना ही उसको परमिट किया जाएगा। अब हस्बैंड आके बोल रहा है कि मैं तो बताऊंगा, नो कोर्ट विल नॉट परमिट। कौन मना कर रहा है? सेक्शन 122 मना कर रहा है। कंपेल तो हम करेंगे ही नहीं, आपका प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, बट यू आर आल्सो नॉट परमिटेड बाय योर विल, अपनी मर्जी से भी नहीं बताने देंगे। अब आ जाइए 121 क्या कहता है। 121 कहता है कि जजेस और मैजिस्ट्रेट के पास ना एक प्रिविलेज होता है। क्या प्रिविलेज होता है? दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस फॉर वॉट एवर दे हैव। भाई बहुत सारी बातें कोर्ट में होती हैं, उनके सामने सुनवाई होती है, उन बातों के लिए उनको नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन यहाँ भी दो एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन क्या है? पहली एक्सेप्शन है कि अगर उसका सुपीरियर कोर्ट चाहे, उससे सुपीरियर कोर्ट अगर चाहे तो बुला सकता है। सेकंड यहाँ पे कि कुछ ऐसा अनयूजुअल इंसिडेंट हो जाए। इट्स वेरी रिसेंट केस ऑफ रोहिणी कोर्ट। रोहिणी कोर्ट में जो हुआ, ऐसे केसेस में उनको विटनेस के तौर पे बुलाया जा सकता है, बट दैट इज आल्सो थ्रू द सुपीरियर कोर्ट। अदरवाइज नो जज और मैजिस्ट्रेट सेल एक्सेप्ट। देखिए एक्सेप्शन को जरूर याद, जो क्वेश्चन बनाएगा ना वो एक्सेप्शन से बनाएगा। स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट, सुपीरियर कोर्ट। समझ गए आप? और कोई नहीं। और एनीथिंग विच केम टू हिज नॉलेज इन कोर्ट एज जज और मैजिस्ट्रेट बट ही मे एग्जामिन एज टू अदर मैटर्स विच अकर्ड इन हिज प्रेजेंस whilst he was so acting। अब तुम्हारे सामने गोली चल गई, किसी ने गोली मार दी, किसी को मर्डर कर दिया, इन दैट केस व्हाट विल डू? दे नीड टू आस्क। तो 121 फॉर जजेस मैजिस्ट्रेट, 122 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। अब 123 क्या कहता है कि एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। अफेयर्स ऑफ स्टेट जो होता है, नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस। देखिए अफेयर्स ऑफ स्टेट में क्या कि जब ऑफिशियल गैजेट जब प्रिंट करती है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट, तो उसका क्या होता है कि जब तक वो पब्लिश नहीं हुआ है, इफ दैट इज अनपब्लिश्ड दैट कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड। कोई भी अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू एनी अफेयर ऑफ स्टेट नहीं दिया जा सकता। एमसीक्यू कहाँ से बनेगा? हमारा मेन टारगेट देखिए, यहाँ डिटेल डिस्कशन नहीं है, मेन टारगेट है कि एमसीक्यू कहाँ से निकलेगा। एक्सेप्ट, जहाँ पे एक्सेप्ट है वो जरूरी इंपॉर्टेंट है। विद द परमिशन ऑफ ऑफिसर ऑफ द एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न हु शैल गिव और विद होल्ड सच परमिशन एज ही थिंक्स फिट। एविडेंस ऑफ अफेयर ऑफ स्टेट अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड कैसे लिए जा सकते हैं? ओनली विद द परमिशन ऑफ ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से लिए जा सकते हैं, अदरवाइज इट इज ए प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, नो वन कैन आस्क। अब आ जाइए ऑफिशियल कम्युनिकेशन। भाई एक पब्लिक अफसर है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, बहुत सारी बातें ऐसे, डीएम है, एसडीएम है, अब वो हर बात आप उससे नहीं पूछ सकते, सब कुछ आपको नहीं बताया जा सकता। अभी क्या गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, क्या वो सिटी में करने वाला है, नो यू कैन नॉट आस्क। नो पब्लिक ऑफिसर shall be compelled to disclose communication made to him in official confidence when he consider that public interest would suffer by disclosure। अब मान लीजिए उन्होंने कहीं पे ऐसा किया है कि यहाँ पे हम कोई किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कुछ बनाने वाले हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले हैं, ही कैन नॉट डिस्क्लोज इट। उससे क्या हो सकता है? पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकती है। अगर उसे ऐसा लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मुझे नहीं बताना, तो ही कैन नॉट बी फोर्स्ड, इतना याद रखिए। 125 इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। आपने देखा होगा फिल्मों में, पुलिस वाला जाता है 100 रुपये का पत्ता देता है और किसी भी खबरी से बहुत सारी बात पूछता है, तो एक वर्ड हम बार बार सुनते हैं कि वो मेरा खबरी है, खबरी, हाँ पिंटो खबरी, क्या खबर लेके आए। तो कोई भी मैजिस्ट्रेट, आपने 190 सीआरपीसी में क्या पढ़ा था? पुलिस रिपोर्ट पे
भाई किस पे, कंप्लेंट पे एंड सुओ मोटू। और एनी इन्फॉर्मेशन, वो एनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, कोई खबरी देगा, कोई थर्ड पर्सन देगा, एनी पर्सन। तो किसी भी मैजिस्ट्रेट या पुलिस अफसर को कंपेल नहीं किया जा सकता कि तुम्हें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ पे नकली शराब की भट्टी चल रही है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली। इट कैन नॉट बी फोर्स्ड। क्वेश्चन देखिए कहाँ से पहले पूछा जा सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड। किसी रेवेन्यू अफसर से भी नहीं पूछ सकते, किसी पुलिस वाले से नहीं पूछ सकते, किसी मैजिस्ट्रेट से नहीं पूछ सकते कि कहाँ से, कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू, रेवेन्यू अफसर से, और बाकी किसी भी ऑफेंस की मैजिस्ट्रेट और पुलिस से। रेवेन्यू अफसर जो है भाई वो एम्प्लॉयड इन अबाउट द बिजनेस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, उसको रेवेन्यू अफसर कहा जाता है। नाउ 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन देखिए ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हम जो एडवोकेट्स की लॉबी है उनके लिए, अपने क्लाइंट के साथ हमारा जो भी कम्युनिकेशन है, होता क्या है, एक आपके पास क्लाइंट आता है कि जी मैंने तो मर्डर कर दिया। बोला अच्छा मर्डर कर दिया, बोला हाँ जी बचा लो, आप बचा सकते हो, वकील का काम है बचाना। तो अभी अगले दिन आप कोर्ट पहुंच कर आप बोले जी कल आके इसने बोला था मुझे कि इसने मर्डर कर दिया, इसको फांसी दे दो। नो, इट कैन नॉट बी डन। नो बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील shall at any time be permitted, बी परमिटेड, वो देना चाहे तो भी परमिट नहीं करेंगे। एक होता है कैन नॉट बी फोर्स्ड, एक होता है कैन नॉट बी परमिटेड, दोनों वर्ड के डिफरेंस को समझिए। अनलेस विद हिज क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द कोर्स फॉर द पर्पज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज बैरिस्टर प्लीडर, अपने काम धंधे के बारे में तो आप नहीं बता सकते, तो वहाँ पे क्या होगा, लेकिन एक प्रोवाइजो है दैट नथिंग इन दिस सेक्शन विल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पज। ऐसा नहीं कि अब आगे भी कुछ करने चले जाओगे तुम उसकी नहीं बता सकते, उसकी बता सकते हैं। एनी फैक्ट ऑब्जर्व बाय एनी बैरिस्टर प्लीडर अटॉर्नी वकील इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच शोइंग दैट एनी क्राइम और फ्रॉड हैज बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ये इसकी सिर्फ दो है, इसके इलुस्ट्रेशन जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो इसमें पहले पूछे जा चुके हैं वो आपके कहीं ना कहीं यहीं से बनते हैं, इलुस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन ले लेता है, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अभी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का आपका दिल्ली के पीपी वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी के हायर जुडिशरी एग्जाम में 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बिटवीन द एडवोकेट एंड हिज क्लाइंट इज एडमिसिबल इन एविडेंस विद द कंसेंट ऑफ क्लाइंट और इज नॉट एडमिसिबल। तो ये ध्यान देना है, इज एडमिसिबल विद द कंसेंट ऑफ हिज क्लाइंट, क्लाइंट की कंसेंट से तो एडमिसिबल है, वैसे नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर जरूर ध्यान देना आप। फिर एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहीं पे, हम प्रोफेशनल से क्यों क्वेश्चन कई बार आता है इस सेक्शन से 126 से। अगला क्वेश्चन है कि ए एक क्लाइंट है और बी एडवोकेट है। अब क्लाइंट क्या कहता है एडवोकेट से कि आई हैव कमिटेड फॉर्जरी एंड आई विश यू टू डिफेंड मी, तो उसका कम्युनिकेशन वहाँ पे क्या रहेगा, क्या वो प्रोटेक्टेड होगा या नहीं प्रोटेक्टेड होगा अंडर सेक्शन 126। टेक 5 सेकेंड्स एंड थिंक अबाउट द क्वेश्चन। क्लाइंट ने आके वकील को कहा कि मैंने फॉर्जरी की है और आपको मुझे बचाना होगा, तो इस केस में क्या होगा अंडर सेक्शन 126, प्रोटेक्टेड होगा फ्रॉम डिस्क्लोजर। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ सेक्शन 126। लीगल एडवाइजर कैन डिस्क्लोज, अब अगला क्वेश्चन ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा 2-3 ये, लीगल एडवाइजर कैन डिस्क्लोज द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, कब कब कर सकता है, इफ मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पज। एमसीक्यू दिल्ली जुडिशरी 2019। हरियाणा जुडिशरी के क्वेश्चंस को अगर जज करना है तो दिल्ली जुडिशरी देखते रहो, बहुत सारी चीज़ें आपसे वहाँ से मैच कर जाती हैं आपकी। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे कि सेक्शन 23 ये जो है उसका कोई एक एक्सेप्शन है। जी हाँ, 126 जो है सेक्शन 23 का एक्सेप्शन है, ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है।
ये 126 हो गया। 127 कहता है कि सेक्शन 126 टू अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स आल्सो। भाई जो 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वो वकील पर तो लगता है, इंटरप्रेटर पर भी लगता है, उनके क्लर्क पर भी लगता है, उनके सर्वेंट पर भी लगता है। कोर्ट में मुंशी होते हैं, क्लर्क होते हैं एडवोकेट के पास। तो आप तो कहेंगे कि ये तो सिर्फ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन एडवोकेट साहब का था, वकील का था, अटॉर्नी का था। ऐसा नहीं है। 127 ने क्लियर कर दिया कि इंटरप्रेटर, क्लर्क, सर्वेंट किसके, बैरिस्टर, प्लेडर, अटॉर्नी और वकील के, उन पर भी ये चीज़ लागू होती है। 128 प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाई वॉलंटियरिंग एविडेंस। 128 को ध्यान से समझिए, ये कह रहा है कि प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाई वॉलंटियरिंग एविडेंस इफ एनी पार्टी टू अ सूट गिव एविडेंस देयर इन एट हिज ओन इंस्टेंस और अदरवाइज ही शैल नॉट डीम्ड टू हैव कंसेंटेड देयर बाई टू सच डिस्क्लोजर एज मेंशन्ड इन सेक्शन 126। भाई तुमने आगे अपनी मर्जी से दे दिया तो उसे हम कंसेंट नहीं मान लेंगे। If any party to the suit or proceeding calls any such barrister, attorney or वकील as a witness, he shall be deemed to have been consented to such disclosure only if he questions such barrister, attorney, वकील matters which, but for such question he would not be liberty to disclose। 129 में क्या है कि the client cannot be compelled, यहाँ पे क्लाइंट को कंपेल नहीं किया जा सकता जब तक वो अपने आप को एज अ विटनेस खुद प्रोड्यूस ना कर दे। अगर वो एज ए विटनेस प्रोड्यूस हो गया, आफ्टर दैट उससे कुछ भी पूछा जा सकता है जो कोर्ट को उससे पूछना चाहे। अभी आ जाइए 130 पे। 130 आपको कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। कोई ऐसा विटनेस आ गया जो सूट की पार्टी नहीं है, तो नो विटनेस हु इज नॉट अ पार्टी टू अ सूट शैल बी कंपेल्ड। भाई उससे आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, तुम अपनी प्रॉपर्टी की टाइटल डीड दिखाओ, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाओ जिससे तुमने प्रॉपर्टी तुम्हारे कैसे रखी है, तुम इतना, तुम्हारे पास कार कैसे है, तुमने किसी को प्लेज कैसे रखा है, अपने पास मोर्टगेज कैसे रखी हैं चीज़ें, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको क्रिमिनेट करे। आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 सेल्फ इंक्रीमेटरी उसके लिए कुछ हो, ये किससे, जो कि पार्टी नहीं है। सेक्शन 130 उस पर लागू होता है जो केस पार्टी नहीं है। अब आ जाइए 131। 131 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, अभी तक जो हमने प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन पढ़े उसमें 129 तक पार्टीज के प्रिविलेज्ड थे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में। 130 जो है कि विटनेस का प्रिविलेज है, पार्टी टू सूट का नहीं है, इतना याद रखिएगा। जब तक कि वो खुद उसके लिए कंसेंट ना दे दे, ये उसके लिए टोटली ऑप्शनल होगा कि वो प्रोड्यूस करे या ना करे, या ऑब्जेक्शन कर दे। 130 यहाँ टोटल ऑप्शनल है कि वो ये चीज़ें प्रोड्यूस करे ना करे, ही कैन नॉट बी फोर्स्ड बट ही शुड नॉट बी पार्टी। अभी तक आपने देखा कि 129 तक 121 से ये पार्टीज के थे जितने भी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस थे, बट 130 इज ए प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन फॉर दी विटनेस नॉट फॉर अ पार्टी। अब आते हैं 131 पे। देखिए 131 कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। देखिए ध्यान से समझिए, विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन, ये अनदर पर्सन क्या है। देखिए पर्सन इन पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कौन कौन हो सकते हैं आपके बिहाफ पे, आपके एजेंट हो सकते हैं, अटॉर्नीज हो सकते हैं, मॉर्टगेज हो सकते हैं, ट्रस्टीज हो सकते हैं, ये सब लोग हो सकते हैं। एंड दे कैन नॉट बी फोर्स टू प्रोड्यूस देम, यानी कि अभी तक जो हमने 121 से 130 तक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन पढ़े हैं, ये सारे के सारे उन दूसरे लोगों पर भी लागू होते हैं जो आपके बिहाफ पर कोई भी अपने पास, आइदर इट आल्सो इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो किसी दूसरे के बिहाफ पे उनके पास है, क्योंकि दे कैन नॉट बी फोर्स्ड। नाउ अब आ जाइए 132 पे। 132 को आप पढ़ा जाता है हमेशा सेक्शन 114 का H एंड आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नंदनी सतपथी का केस भी हमने पढ़ा था जब हमने CRPC का 161 किया था, राइट टू साइलेंस। विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन द ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट।
नंदिनी सतपथी जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी उड़ीसा की, सीबीआई ने इनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगाए थे और इन्होंने जवाब देने से मना कर दिया था कि मैं इन क्वेश्चंस के जवाब नहीं दूंगी क्योंकि ये सेल्फ इंक्रीमेटरी हैं। विटनेस कैन नॉट बी एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग एनी रिलीवेंट क्वेश्चन अपॉन द ग्राउंड दैट द आंसर विल टेंड, क्या क्या कर सकता है आंसर, उसे क्रिमिनेट कर सकता है, उसे अपराधी बना सकता है, उसको किसी पेनल्टी या फॉरफीचर ऐसी किसी पनिशमेंट के में एक्सपोज कर सकता है। बट सच आंसर कैन नॉट सब्जेक्ट हिम टू अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन और बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्सेप्ट इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। अगर फॉल्स एविडेंस की उसको छोड़ दिया जाए तो किसी दूसरे में आप उसके खिलाफ नहीं कर सकते हैं। ये आपको हमने आर्टिकल 20 में भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं पहले, जैसे 161 के बयान में पढ़ते हैं नंदिनी सतपथी केस, इसका इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोवाइजो देखिए, प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर which a witness shall be compelled to give shall subject him to any arrest or prosecution or proved against him, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग साबित करता हो। लेकिन एक एक्सेप्शन है जहां से एमसीक्यू बनता है कि प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, ये एक्सेप्शन याद रखना। 133 अकम्प्लिस की बात करता है। सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट को एक्यूज की बात करता है। सेक्शन 306 ऑफ सीआरपीसी अप्रूवर की बात करता है। अकम्प्लिस कौन होता है, जो आपका साथी होता है किसी अपराध में, आपका नहीं अपराधी का। एन अकम्प्लिस शैल बी कंपिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन, को एक्यूज्ड भी होता है और अकम्प्लिस दोनों के दोनों जो है यहाँ पे क्या होते हैं, कंपिटेंट विटनेस होते हैं। अब अकम्प्लिस जो है इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस कॉर्पोरेटेड, ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी, देखिए कि प्रिजम्पशन है। जब आप सेक्शन 114 पढ़ते हैं तो उसका बी पढ़ के देखिएगा, वहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि द अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस कॉर्पोरेटेड। अकम्प्लिस इज अ कंपिटेंट विटनेस, ये बात कही गई है सेक्शन 133 में। कन्विक्शन जो है यहाँ पे इलीगल हो सकता है मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ अनकॉर्पोरेशन टेस्टिमनी, यानी कि कॉर्पोरेट करना पड़ेगा, अनकॉर्पोरेटेड आप यहाँ नहीं कर सकते। कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कॉर्पोरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स, ये हमने कहाँ पढ़ा था, मे प्रिज्यूम में। ये क्या है, ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, क्या प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सबसे आसान सेक्शन, सेक्शन 134 नंबर ऑफ विटनेस। कितने विटनेस चाहिए भैया, कितने नहीं चाहिए, अच्छे चाहिए, अच्छे चाहिए, एक से काम चल बिल्कुल चल जाएगा। अगर एक आपके पास ट्रस्ट वर्दी विटनेस है तो ओनली सोल विटनेसिंग ऑफ सिंगल विटनेस द जजमेंट कैन बी गिवन। कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया, ये एमसीक्यू मैक्सिमम जुडिशरी में पूछा गया है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स फ्री का है यहाँ से और इस मार्क्स को हमें छोड़ना नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें आपको लग रही होंगी कि कहीं से डाउट्स बन सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनिंग बनाएंगे हर चीज़ को तो बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोज़ हो जाएंगे। आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी सेक्शन लगता है कि इसको एलोबरेट में समझाना चाहिए तो आई विल मेक ए डिफरेंट सेक्शन, बट ये क्विक रिवीजन है तो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे लिमिटेड रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। आज पार्ट 4 में हम इतना ही करेंगे क्योंकि आगे वाले पार्ट को मैं बीच में नहीं छोड़ना चाहता हूँ। एग्जामिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन कवर हो गया तो ये समझिए आपका सब कुछ कवर हो गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सेक्शन 101 से 134 तक, जहाँ पे हमने चैप्टर 7, चैप्टर 8 स्टॉपेल और चैप्टर 9 आपका विटनेस कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम अपना चैप्टर 11 एग्जामिनेशन एंड चैप्टर 10 एग्जामिनेशन एंड चैप्टर 11, जहाँ पे एक ही सेक्शन है 167, यहाँ इसके बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं
टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपको लगता है कि कोई क्विक रिवीजन में क्या होता है कि कभी कभी कुछ सेक्शन स्किप हो जाते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को बिल्कुल फिल्टर करके बताना कभी कभी क्विक रिवीजन में मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है कोई सेक्शन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, कोई बात कहीं मिस हो गई है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर अबाउट एनी सेक्शन, तो प्लीज़ कमेंट मी, प्लीज़ मेल मी, आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट पार्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।